नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। दोस्तों, आज मैं यूथ कंपटीशन के बुक से सोल्डरिंग एवं डिस्ट धारा सिद्धांत यानी सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, ये टेक्निकल लेवल के ITI लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 एक वोल्टेज स्रोत V के टर्मिनलों के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो R2 के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, R2 अपान R1 प्लस R2 इसका सही आंसर है। दोस्तों, ये फार्मूला है और आप इसको याद कर लें। टर्मिनलों के बीच वोल्टेज ड्रॉप R2 अपान R1 प्लस R2 गुणते V होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ प्रतिरोध एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के टर्मिनलों के बीच जुड़े हुए उनमें से एक प्रतिरोध लघुपतित हो जाता है, तो शेष प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए प्रतिरोध हैं, इनको कुल प्रतिरोध निकालना है तो आर इक्विवेलेंट श्रेणी में डायरेक्ट इन्हें जोड़ दिया जाता है। इसका फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमें धारा निकालनी है तो I बराबर V अपान R होता है। V का मान V अपान R का मान पूरा रख दिया है, R1 प्लस R2। फिर एक प्रतिरोध लघुपतित होने पर देखिए R2 जो ये लघुपतित हो गया, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर R3, तो R2 का जो मान है R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस पे मान आप रखेंगे तो आप कहनी R2 का जो मान है वो 0 हो चुका है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R3 आपका बचा है, तो धारा निकालेंगे I बराबर V अपान R इक्विवेलेंट बराबर V अपान R1 प्लस R3 रहेगा। प्रतिरोध का मान कम होने से धारा का मान पहले की अपेक्षा अधिक हो जाएगा, यही इसका कारण है। अगला प्रश्न, फ्लक्स सोल्डर किए जाने वाले क्षेत्र में ऑक्साइड को डेड डैश और सोल्डर के प्रवाह को डेड डैश कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हटा देता है, अनुमय करता। मतलब फ्लक्स सोल्डर किए जाने वाले क्षेत्र के ऑक्साइड को पहले हटा देता है और सोल्डर के प्रवाह को अनुमन्य करता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्लक्स सोल्डर किए जाने वाले क्षेत्र के ऑक्साइड को हटा देता है और सोल्डर के प्रवाह को अनुमन्य सुगमता प्रदान करता है। फ्लक्स चूर्ण अथवा लेई के रूप में होता है। फ्लक्स के कार्य, जैसा कि देख रहे हैं, फ्लक्स के क्या कार्य क्या हैं। यह जोड़ी जाने वाली धातुओं के सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर जो 2 है, यह जोड़ को साफ करता है, मतलब जोड़ को साफ करता है और सोल्डर को पिघलने में शीघ्र सहायता भी करता है। अगला पॉइंट है, यह सतह पर जंग लगने से बचाता भी है और यह जोड़ को मजबूती भी प्रदान करता है। लास्ट है, यह ऊष्मा को जाप पर शीघ्रता से पहुंचने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, दिए गए परिपथ में 5 प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज कितना होगा? दोस्तों,
प्रतिरोध दिए गए हैं, पहले इन्हें आप श्रेणी क्रम में निकालेंगे, फिर इसे आप समांतर क्रम में निकाल कर फिर R बराबर आपका आ जाएगा। आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ। इन्हें पहले श्रेणी क्रम मिलेंगे, 15 5 20 हो जाएगा। इधर निकालेंगे 3 2 5 हो जाएगा। तो फिर इन्हें समांतर क्रम में निकाल लेंगे, 5 + 1/20 इन्हें निकालेंगे। तो फिर इसका लासा लेंगे तो 20 आएगा। 20 आने के बाद 4 + 1 5/20 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4। तो फिर इस फार्मूले में रख देंगे, V1 बराबर V2 × R। 1/4 है तो 4 का नहीं भाग दे देंगे तो 20 में, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। 20 में 4 का भाग दे देंगे, आपका राइट आंसर 5 वोल्ट आ जाएगा। अगला प्रश्न, धारावाही एसएस सीरीज की धारिता उस अधिकतम धारा को प्रवाहित करने के लिए डैश डैश होनी चाहिए जिसे संयोजित उपकरण बिना डैश डैश हुए प्रवाहित कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बड़ी ओवर स्ट्रेच्ड। धारावाही एसएस सीरीज की धारिता उस अधिकतम धारा को प्रवाहित करने के लिए बड़ी होनी चाहिए जिसे संयोजित उपकरण बिना ओवर स्ट्रेच्ड हुए प्रवाहित कर सकता है। अगला प्रश्न, दोस्तों बिंदु ए तथा बिंदु बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इसका प्रतिरोध निकालना आपको। देखिए पहले शुरू करते हैं ए से। तो 3 और 7 को अपन पहले 3 और 7 को नहीं श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 डैश 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 आगे जितने भी हों। दोस्तों R1 मतलब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, 3 और 7 को 10 हो जाएगा श्रेणी क्रम में। अब फिर ये 10 हो गया तो 10 आ गया। फिर इसको और इसको समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2। दोस्तों आप देख सकते हैं 1/R2 तो इसको वही फार्मूले में रख देंगे। 1/10 है + 1/10, तो इसका लासा लेंगे तो 2/10, तो इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 आया, यहाँ पर 5 आ गया तो 5 और 5 को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में तो 10 आ जाएगा। 10 आने के बाद फिर इसे 10 और 10 को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 ओम। चलिए अगला प्रश्न, पाँच वोल्ट ईएमएफ और 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाला एक बैटरी सेल 1 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। इसकी लघु पतन धारा कितनी होगी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 एम्पियर। दोस्तों क्या धारा निकालना है? धारा निकालने के लिए प्रतिरोध दिया आपका नहीं 0.1 और प्रतिरोध दिया है 1 और आंतरिक प्रतिरोध जो दिया है 0.1 और वोल्टेज जो दिया है वो 5 वोल्ट है। तो धारा का फार्मूला होता I बराबर V/R। V का मान 5 है और R का मान 0.1 रखेंगे। 0.1 यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 50 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 50 एम्पियर। अगला प्रश्न, दिए गए परिपथ में एमीटर में पाठ्यांक कितना होगा? राइट आंसर है 10 ओम। दोस्तों
इसको पहले आपको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, श्रेणी क्रम में 10 और 10 20 हो जाएगा। 20 आने के बाद, फिर 20 आने के बाद यहाँ 20 आ जाएगा। फिर इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे 1/20। समांतर क्रम का फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, 1/20 प्लस 1/20, तो 2/20 आ गया। 2/20, तो इसका मान 2 से इसको 20 को काट देंगे तो 10 आ जाएगा। तो फिर 10 और 10 ये फिर 20, 10 और 10 ये आ जाएगा। इसको फिर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 आने के बाद यहाँ 20 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया, तो 20 फिर इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, फिर ये 10 आ जाएगा। तो इस तरह करते हुए आपका आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, इसमें धारा निकालनी है। I बराबर होता है V/R। R आपका कितना आया गया, 20। तो V का मान आपका 200 है और R का मान आपका 20 आया। तो 20 से 20 काट दें, 20 से और 200 को काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। अगला प्रश्न, एक 100 वाट और 100 वोल्टेज लैंप को 200 वोल्ट की डीसी लाइन से संचालित किया जाना है। उचित चमक ग्लो प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने हेतु आवश्यक प्रतिरोध कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 100 ओम। दोस्तों आपको दिया हुआ है वाट यानी शक्ति दी हुई है P बराबर 100 और वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट, मतलब 100 वोल्टेज दिया। पहले आप इससे निकालेंगे। R बराबर होता है V²/P। V² मतलब V का मान रखेंगे 100, डबल है तो डबल बार 100 लिख देंगे, अपान P का मान, P 100 है, 100 से 100 कट जाएगा तो आपका 100 आ जाएगा। 100 आने के बाद फिर हमें धारा निकालनी है। I बराबर V/R। V का मान कितना आया, V का मान 100 है, R का मान 100, इसको काटा देंगे तो आपका 1 एम्पियर धारा आ जाएगी। फिर हमें इसमें प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध निकालने के लिए बल्ब को 200 वोल्ट पर प्रवाहित होने वाले आवश्यक प्रतिरोध जो निकाला जाएगा, I बराबर V/R होता है। तो V का मान 200 है, V का मान 200 है, अपान R1 प्लस R2, R2 का मान 100 रख देंगे तो इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 100 ओम। अगला प्रश्न, डीसी आपूर्ति पर स्विचिंग के समय दिए गए परिपथ में आवेशन धारा का मान डैश होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 100 मिली एम्पियर। दोस्तों I बराबर होता है V/R। V का मान आप 20 रखेंगे जो कि दिया हुआ है और R का मान जो है 200 है। फिर इसे काटेंगे तो 1/10 आएगा। 1/10 आया तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 0.1 आया। इसे मिली एम्पियर में लिखने के लिए आपको 1000 से गुणा कर देना होगा तो आपका आ जाएगा 100 मिली एम्पियर। आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर दोस्तों मेरी व्याख्या जो आपको सही लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग आयरन बिट निम्न में से किससे बनी होती है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लौह लेपित कॉपर क्रोड। सोल्डरिंग आयरन बिट लौह लेपित कॉपर क्रोड से बना होता है। सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किसी अवयव को सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन को जो ऊपरी भाग सोल्डरिंग करने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है उसे बिट या टिप कहते हैं। सोल्डरिंग आयरन के मुख्य भाग हत्था, शंक, बिट या टिप, जिसे एज भी कहते हैं। अगला प्रश्न, दो डीसी स्रोतों में से प्रत्येक का लघु पथित वोल्टेज 24 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। यदि दोनों स्रोत समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो लघु पतन धारा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके धारा निकालनी है। क्या क्या दिया हुआ है? आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम दिया हुआ है और वोल्टेज 24 दिया हुआ है। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों 0.2 ओम और 2 प्रतिरोध दिए हुए, मतलब 2 पूछा हुआ है और वोल्टेज भी डबल है, तो इसका प्रतिरोध दिया हुआ और वोल्टेज दिया हुआ, तो फार्मूला हमें पता है I बराबर V/R होता है। इसमें आप मान रख देंगे तो 24, V का मान 24 और 0.2, इसको आप हल करेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 आ जाएगा तो 2 दिया हुआ है, दोनों को 120 जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा I बराबर 240 एम्पियर। अगला प्रश्न, एक निश्चित केबल में यदि सापेक्ष विद्युतशीलता दो वाले विद्युत रोधन इंसुलेशन के स्थान पर सापेक्ष विद्युतशीलता 4 वाले दूसरे विद्युत रोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो केबल की धारिता डैश डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 गुना हो जाती है। दोस्तों जैसा कि फार्मूला में दिया हुआ है 2 गुना हो जाती है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान करके पढ़ लेना। चलिए अगला प्रश्न, किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उससे बाहर निकले वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। यह कथन निम्न में से किसका परिभाषित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरचॉफ का धारा नियम। दोस्तों जैसे किरचॉफ का धारा नियम जानते ही होंगे। किरचॉफ का धारा नियम देखिए, जो जंक्शन से आने वाली धारा, मतलब जंक्शन से अंदर आने वाली धारा और जंक्शन से जो बाहर जाने वाली धारा, दोनों का बराबर योग कर देंगे, वही आपका किरचॉफ का धारा नियम सही आंसर है। अगला प्रश्न, R 100 ओम और धारिता जो है 20 माइक्रोफैरड मान वाले प्रतिरोध और संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इस परिपथ का समय नियतांक ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। वैसे तो इसका आंसर आ रहा है 2। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। R बराबर 100 ओम दिया हुआ है और धारिता 20 माइक्रोफैरड। जैसा कि माइक्रो को आप जानते ही होंगे, 10⁻⁻6 लिखा जाता है। माइक्रो बराबर टाइम कांस्टेंट बराबर RC। R का मान रख देंगे 100 और C का मान रखेंगे 20। इसको हल कर लेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न, कंपनसेशन प्रमेय व्यापक रूप से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क में टॉलरेंस प्रभाव। कंपनसेशन प्रमेय व्यापक रूप से नेटवर्क टॉलरेंस प्रभाव से संबंधित है। अगला प्रश्न, सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, डिसॉल्विक।
सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए डिसॉल्विंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि 15 ओम, 20 ओम और 35 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। दोस्तों, आप जानते ही होंगे श्रेणी क्रम में आपको सभी को जोड़ लेना होगा। जो जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 70। जैसा कि 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 35 आपका 70 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टिन। सोल्डर की रिकंडीशन करने के लिए उसमें टिन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, लघु पतित परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। अगला प्रश्न, एक लघु पतित संधारित्र का वोल्टेज डैश डैश होगा। राइट आंसर 0। एक लघु पतित संधारित्र का वोल्टेज 0 होता है। संधारित्र के लघु पतित होने का तात्पर्य संधारित्र के दोनों प्लेटों को आपस में लघु पतित होने यानी शॉर्ट सर्किट होने के कारण आवेश का मान 0 हो जाएगा। परिणाम स्वरूप वोल्टेज का मान भी 0 हो जाता है। अगला प्रश्न, डैश डैश कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी किरचॉफ का दूसरा नियम। दोस्तों, किरचॉफ का आप दूसरा नियम जानते ही होंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज बराबर होता है। जैसे कि V बराबर IR होता है। कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। V बराबर जो होता है IR दिया हुआ है तो IR1 प्लस IR2 ऐसे आप इसे जोड़ लेंगे तो देखिए दिया हुआ है V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4। तो I इसमें कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा V बराबर I कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 आपका इसका फार्मूला आ गया। अगला प्रश्न, क्या बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण बनता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक ऐंठन। अत्यधिक ऐंठन बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, एक बिंदु जिस पर 2 या 2 से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोधक संधारित्र प्रतिच्छेदन होता है उसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोड के रूप में जाना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक बिंदु जिस पर 2 या 2 से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोध संधारित्र जुड़े हुए हैं तो उसे नोड के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता है और साथ ही परिपथ प्राचलों के मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलते रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है अरैखिक नेटवर्क। अरैखिक नेटवर्क एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता है और साथ ही परिपथ के प्राचलों के मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न, डैश डैश चिन्ह का उपयोग आश्रित ऊर्जा स्रोत अथवा नियंत्रित वोल्टेज स्रोत जिनका उपयोग कई विद्युत उपकरणों के लिए एक तुल्य विद्युत स्रोत के रूप में होता है उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डायमंड। हीरा चिन्ह का उपयोग आश्रित स्रोत डिपेंडेंट सोर्स अथवा
नियंत्रित वोल्टेज स्रोत जिनका उपयोग कई विद्युत उपकरणों के लिए एक तुल्य विद्युत स्रोत के रूप में होता है, उनको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।